नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक्सार्थ में आप सबका स्वागत है। सेक्शन 194N, आज हम इस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर किसी पर्सन की कैश विड्रॉल फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 में इस सेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की गई है ताकि कैश प्रैक्टिस को कम किया जा सके और लोगों से ज़्यादा रिटर्न भरवाई जा सके। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट आई है वो 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। कोई भी डिडक्टर अगर डिडक्टी का पेमेंट करता है, वो भी कैश में, और उसकी पेमेंट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ जाती है जो इस सेक्शन में बताई गई है, तो ऐसे केस में डिडक्टर डिडक्टी का TDS काटेगा। यहाँ पर डिडक्टी के एक से ज़्यादा अकाउंट डिडक्टर के पास हो सकते हैं। अब डिडक्टर कौन है? डिडक्टर कोई बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड हो, पोस्ट ऑफिस हो सकता है। और डिडक्टी जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, इंक्लूडिंग कंपनी, फर्म, HUF, इंडिविजुअल एटसेट्रा। अब हम जानते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है और कितनी है और इसकी कंडीशंस क्या हैं। सेक्शन 194N जो लास्ट ईयर यानी 2019 में आया था, तो उस वक्त कैश विड्रॉल जो है 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर TDS कटता था। उस वक्त रिटर्न जो है भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मीन्स कोई कंडीशन नहीं थी कि रिटर्न भरनी ज़रूरी है। लेकिन जो अमेंडमेंट आई है उसके अंदर रिटर्न जो है विद इन ड्यू डेट भरी जानी ज़रूरी है, पिछले 3 सालों की। अगर किसी SSC की पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल प्रॉपरली हुई है अंडर सेक्शन 139(1) में, और उसने कैश विड्रॉल जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा किया हुआ हो, तो उस केस में पूरी कैश विड्रॉल अमाउंट पर 2% का TDS कटेगा। लेकिन अगर किसी SSC की रिटर्न पिछले 3 सालों में नहीं भरी गई या किसी एक साल में भी उसने नहीं भरी, तो ऐसे केस में अगर उसकी कैश विड्रॉल 20 लाख से ऊपर हो जाती है, तो उस केस में 2% का TDS उसकी पूरी अमाउंट पर कटेगा। यानी अगर उसकी जो है, मान लीजिए कैश विड्रॉल 21 लाख की होती है, 1 करोड़ से कम है, 20 लाख से ज़्यादा, तो उस केस में 2% 21 लाख के ऊपर उसे देना होगा। और अगर उसकी कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है और उसने रिटर्न नहीं फाइल की हुई पिछले 3 सालों की, तो उसको 5% जो है TDS कटेगा पूरी अमाउंट पर। अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो RBI के कंसल्टेशन के साथ किसी भी क्लास ऑफ रिसिपिएंट को स्पेसिफाई कर सकता है कि उसके ऊपर ये प्रोविज़न नहीं लगेगा, या फिर TDS लगेगा तो रिड्यूस रेट पे लगेगा, अगर कोई जो उसने नोटिफिकेशन स्पेसिफाई की हुई है उसकी कंडीशन को वो फुलफिल करता हो तो। अब सवाल ये उठता है कि TDS जो है वो पूरी अमाउंट पे कटेगा या जो इंक्रीज्ड थ्रेशोल्ड लिमिट है उस पे। लोगों के बीच में ये कन्फ्यूज़न है कि TDS किस अमाउंट पर कटेगा। कुछ का व्यूज़ है कि TDS जो है वो पूरी अमाउंट पर कटेगा, और कुछ सोचते हैं कि जो इंक्रीज्ड अमाउंट है थ्रेशोल्ड लिमिट की उस पर कटेगा। हमने इसको केयरफुली एनालाइज किया है और हम जो है इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखा गया है वो आपके सामने लिख कर आए। 1 जुलाई 2020 से पहले जो एक्ट में लिखा गया था वो ये था कि TDS कटेगा 2% ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीस, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 2% का TDS कटेगा। लेकिन 1 जुलाई 2020 के बाद जो एक्ट है वो क्या कहता है कि 2% ऑफ सच सम, उसने सम एक्सीडिंग 1 जो है उसमें से एलिमिनेट कर दिया। इससे ये साफ होता है कि 1 जुलाई 2020 के बाद अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ है या 20 लाख है जो हमने पिछली स्लाइड में बताई, उससे ज़्यादा हो जाती है तो पूरी की पूरी अमाउंट पर TDS डिडक्ट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एक बार रिव्यू कर लेने चाहिए।
पहला पॉइंट तो वही है जो अभी हमने स्लाइड्स में पढ़ा कि टीडीएस जो है वो पूरी की पूरी अमाउंट पर कटेगा जो भी हमने फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉल किया है। सेकंड पॉइंट है कि 1 जुलाई को ये अमेंडमेंट लागू हो रही है, तो इससे पहले जो 3 महीने थे 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2020 का, तो उसके अंदर कोई कैश विड्रॉल है तो क्या हम थ्रेशोल्ड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए उसको भी काउंट करेंगे? तो उसका आंसर है यस, उसको कैलकुलेट किया जाएगा और फिर ही टीडीएस काटा जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि टीडीएस जो है वो एग्रीगेट अमाउंट पर कटेगा। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी एसएससी का जो है, किसी पर्सन का अकाउंट एसबीआई में है, एसबीआई की डिफरेंट ब्रांचेस में उसने अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, कहीं पे सेविंग, कहीं पे करंट, और उसने अलग अलग जगहों से कैश विड्रॉल किया हुआ है। बैंक एक है बट ब्रांचेस अलग अलग हैं, तो उस केस में उन सभी विड्रॉल्स को एग्रीगेट किया जाएगा और उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। फोर्थ पॉइंट है कि सेक्शन 197, 194 एन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, मींस लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट 94 एन सेक्शन में हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि पैन जो है अगर डिडक्टिव प्रोवाइड नहीं करता तो 20% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए पैन जरूर दे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, कुछ केसेस के अंदर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, वो आपको मैं बताती हूँ। अगर पेमेंट की जाती है गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो, बैंक टू कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो बैंकिंग बिजनेस में हो, या फिर पोस्ट ऑफिस को हो, किसी भी केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर पेमेंट जो है किसी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को की जा रही है जो बैंकिंग कंपनी के लिए कर रही हो, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही हो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, तो उस पर भी लागू नहीं होगा। अगर पेमेंट जो है किसी वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को जो बैंकिंग कंपनी का है उसको की जा रही हो, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग के बिजनेस में हो अकॉर्डिंग टू द ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई, तो उस पर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। या फिर गवर्नमेंट किसी को स्पेसिफाई कर देती है बाय नोटिफिकेशन कि इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि अगर कोई पर्सन फार्मर की पेमेंट करता है, कोई कैश विड्रॉल करता है फार्मर की पेमेंट के लिए, तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये वो सेक्शंस हैं जिसके ऊपर ये सेक्शन 194N नहीं लगता। अब हम बात करते हैं कुछ इश्यूज की। ये सेक्शन आने के बाद कुछ इश्यूज हुए हैं जिसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। वो क्या है? पहला केस है कि अगर मान लीजिए आपने जो है विड्रॉल कर ली है 99 लाख की ऑलरेडी, और आप 2 लाख और विड्रॉ करना चाह रहे हैं बैंक से। आप बैंक के पास गए, आपने कहा 99 मैं निकाल चुका हूँ, मैं 2 और निकालना चाहती हूँ, तो क्या करना होगा? तो आपका जो टीडीएस है वो 1.01 लाख के ऊपर जो है वो 2% के हिसाब से 2.02 लाख बन जाता है। ऐसे केस में आपका जो बैंक विड्रॉल है वो 2 लाख का है, जबकि आपने जो टीडीएस काटना है वो 2.02 लाख है। तो अभी इस केस में बैंक कैसे करेगी? मतलब ये एक इशू है बैंक के लिए कि वो पूरा का पूरा टीडीएस काटे, और जो एक्सेस अमाउंट जो रह गई है टीडीएस कटनी, वो क्या वो एसएससी से वापस लेगी? तो इसके बारे में अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। सेकंड केस है कि अगर ड्यू डेट किसी रिटर्न के लिए अभी तक पास नहीं हुई, लाइक फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर है, वो अभी नहीं आई, तो एसएससी ने उसकी रिटर्न अभी तक नहीं फाइल की, लेकिन पिछले 2 सालों की वो भर चुका है, तो उस केस में बैंक कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, 1 करोड़ वाला या 20 लाख वाला। तो हमारे हिसाब से उसके अंदर पॉइंट नंबर 2 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड है, इस सेक्शन में 139(1) सेक्शन को प्रोवाइड किया गया है, मीन्स उन्होंने कहा है कि ड्यू डेट से पहले आपकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। तो अगर किसी एसएससी ने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल की थी लेकिन उसकी रिटर्न रिवाइज्ड हो गई अंडर सेक्शन 139(5) में, और उसने जो है बैंक में सबमिट कर दिया 139(5) वाला जो आईटीआर की कॉपी निकली वो, क्योंकि जैसे ही हम रिवाइज रिटर्न भरते हैं वो हमारी ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देता है, तो ऐसे केस में बैंक क्या कंसिडर करेगा? 139(1) में रिटर्न फाइल माना जाएगा या 139(5) में? ये कन्फ्यूजन है बैंक के लिए।
और सिचुएशन ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर ओरिजिनल रिटर्न किसी ने जो है वो विद इन ड्यू डेट नहीं भरी थी लेकिन बिलेटेड रिटर्न भरी और वो भी रिवाइज की, तो उस केस में कैसे होगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो इस सेक्शन से आए हैं। हो सकता है इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट आई है वो 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। कोई भी डिडक्टर अगर डिडक्टी का पेमेंट करता है, वो भी कैश